गुड मॉर्निंग बच्चों। 11वीं जीव विज्ञान में कोशिका विभाजन अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं हम लोग, कोशिका जनन का, जिसमें समसूत्री विभाजन का अध्ययन हो चुका है और अब अध्ययन करेंगे अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन या मियोसिस अर्धसूत्री कोशिका विभाजन या मियोसिस के नाम से जानते हैं। यह वह विभाजन है जिसमें कोशिका विभाजित होकर 4 संतति कोशिका बनाती हैं। इसमें गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका से आधी होती है। इस विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, इस कारण से इसे न्यूनकारी कोशिका विभाजन भी कहते हैं। यह कोशिका विभाजन जनन कोशिकाओं में, अर्थात जो जर्म सेल होते हैं उन कोशिकाओं में होता है, जिसके कारण से शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता है। जंतुओं में शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण, शुक्राणु का निर्माण जो होता है वो वृषण में होता है और अंडाणु का निर्माण अंडाशय में होता है। उसी प्रकार पादपों में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप फीमेल गेमिट और मेल गेमिट बनते हैं। फीमेल गेमिट का निर्माण अंडाशय में और मेल गेमिट का निर्माण जो है वो एंथर में होता है। इसमें गेमिट के निर्माण की जो प्रक्रिया होता है उसे गेमिटोजेनेसिस कहते हैं। जेनेसिस की क्रिया कहते हैं। इस समय क्योंकि जर्म कोशिका डिप्लॉयड कोशिका होता है, 2n कोशिका, और विभाजित होकर 4 संतति कोशिका बनाते हैं और चारों संतति कोशिका अगुणित होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। कुछ निम्न श्रेणी के जीवों को छोड़कर सभी जंतुओं और पादप की कोशिका में के केंद्रक में गुणसूत्र जो है वो जोड़े में पाए जाते हैं। मनुष्य में देखें तो मनुष्य के प्रत्येक कोशिका में 46 या 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इस प्रकार से जोड़े में पाए जाने को डिप्लॉयड गुणसूत्र कहते हैं। द्विगुणित संख्या, इसे 2n से व्यक्त करते हैं। जब यही कोशिका डिप्लॉयड में है तो इसमें एक जोड़े में होते हैं, तो एक जोड़ी जो होता है वो मातृक होता है और दूसरा जोड़ी जो होता है वो पितृक। अब इस प्रकार से ये दोनों उपस्थित रहते हैं। जब ये समान प्रकार के होते हैं तब उसे समजात या होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। जब ये अलग प्रकार के होते हैं तो उसको असमजात गुणसूत्र या हेटेरोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। जब गुणसूत्र जोड़े में नहीं पाए जाते तब इसे हैप्लॉइड कहते हैं, अगुणित संख्या, इसे n से व्यक्त करते हैं। कुछ निम्न वर्गीय जीवों का जो शरीर है वो अगुणित केंद्रकों का बना होता है और ये अगुणित केंद्रक ही युग्मकों का निर्माण करते हैं और युग्मकों का निर्माण करने के बाद ये जाइगोट बनाते हैं, 2n जाइगोट। और यही 2n जाइगोट जो होता है पुनः अर्धसूत्री विभाजन करता है और फिर से हैप्लॉइड जीवों को जन्म देते हैं। किंतु उच्च वर्गीय जीवों में, सभी जीवों और पौधों में उनकी सभी कायिक कोशिकाएं द्विगुणित होती है और जनन करने समय या गेमेटोजेनेसिस के समय ही अगुणित कोशिका बनते हैं, जिसे युग्मक या गेमिट कहते हैं। और ये गेमिट आपस में फ्यूजन करता है, संयुग्मन करता है। जैसे एक एन और दूसरे, एक एन मेल का हुआ दूसरे फीमेल का, और आपस में मिल के फिर से 2n जाइगोट बनाते हैं और ये एक पूर्ण विकसित जीव को जन्म देता है। इस प्रकार से समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा ये जीव
एक जो जाइगोट है, कोशिका है, एक कोशिका समसूत्री विभाजन के द्वारा एक जीव के शरीर का निर्माण करता है। न्यूनकारी कोशिका विभाजन या अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का पता लगाया 1887 में बीजमैन नामक वैज्ञानिक ने, और इसका विस्तृत अध्ययन किया 1888 में स्ट्रासबर्गर ने। इसके पश्चात अर्धसूत्री को मियोसिस शब्द का नाम देने के लिए, जैसे मियोसिस शब्द नाम दिया गया है या अर्धसूत्री, इसका नामकरण करने का श्रेय जाता है जे.बी. फार्मर को, जिन्होंने 1905 में इसको नामकरण किया। चूंकि यह विभाजन 2 चरणों में पूरी होती है, एक मियोसिस फर्स्ट और दूसरा मियोसिस सेकंड, 2 चरणों में पूरी होती है। मियोसिस फर्स्ट के दौरान गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है, जिसे हेटेरोट्रॉफिक विभाजन कहते हैं। मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, मियोसिस फर्स्ट, इसमें गुणसूत्र की संख्या अपनी मातृ कोशिका से पूर्णतः आधी हो जाती है, इसलिए इसको हेटेरोटाइपिक डिवीजन या विभाजन कहते हैं। मियोसिस सेकंड ये समसूत्री के समान होता है, जिसको होमोटाइपिक डिवीजन भी कहते हैं, हेटेरोटाइपिक और होमोटाइपिक। तो इस प्रकार से 2 चरण में पूरे होती है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड में, और दोनों क्रियाओं में समान जो क्रियाएं होती है वो लगभग बराबर समान प्रकार की होती है। तो इसमें देखेंगे पहला मियोसिस प्रथम। सबसे पहले अध्ययन करेंगे मियोसिस प्रथम को या हेटेरोटाइपिक विभाजन को। इसी समय गुणसूत्र की जो संख्या है वह उसकी मूल संख्या से आधी हो जाती है। जो संतति कोशिका बनने वाले होते हैं उसमें आधी गुणसूत्र रहती है। इसको बांटेंगे। मियोसिस फर्स्ट हेटेरोटाइपिक होता है, इसमें प्रथम प्रोफेस होगा, फर्स्ट है प्रोफेस फर्स्ट। प्रोफेस फर्स्ट में बहुत अधिक समय लगता है, क्योंकि ये जटिल क्रियाएं होती है और इसमें और 5 उप अवस्थाएं होती है। इसके पहला उप अवस्था लेप्टोटीन, पहला उपावस्था लेप्टोटीन। इस उपावस्था में जो केंद्रक के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो क्रोमेटिन जाल के रूप में रहते हैं और संघनित होकर गुणसूत्र क्रोमेटिन जाल के रूप में संघनित होते हैं। इसमें केंद्रिका होता है और इसकी ये केंद्रक झिल्ली सब स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। फिर ये क्रोमेटिन जाल और अत्यधिक कुंडलित हो जाती है और इनके जो सेंट्रोमियर हैं, इसकी एक अगला संरचना देखें तो इनमें जो सेंट्रोमियर क्रोमोमियर स्पष्ट दिखाई देंगे। तो ये सेंट्रोमियर क्रोमोमियर जहाँ पर उपस्थित होता है वो अत्यधिक कुंडलित होता है। इसको ऐसे माना जाता है कि जहाँ पर ये अत्यधिक कुंडलित है वहाँ पर जीन की उपस्थिति, जो जीन्स होते हैं आनुवंशिकी इकाई होते हैं, उनकी उपस्थिति का पता माना जाता है कि उसमें जीन्स पाए जाते हैं। इसके बाद है दूसरा है जाइगोटीन। जाइगोटीन अवस्था में जो गुणसूत्र होते हैं वे इस प्रकार से जोड़े के रूप में रहते हैं, जिसमें 2 अलग अलग गुणसूत्र होंगे। अब ये जोड़े के रूप में जब ये रहते हैं तो इस प्रकार से ये थोड़े सघन होते हैं, थोड़ा छोटे होते हैं, और ये जोड़े बनाने की जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को सिनेप्सिस कहते हैं। सिनेप्सिस या
युग्मन की अभिक्रिया। इसमें एक गुणसूत्र जो है मातृक होता है और दूसरे पितृक का। तो एक गुणसूत्र को पितृक मानते हैं और दूसरे को मातृक गुणसूत्र मानते हैं, क्योंकि एक जीव में दोनों गुणसूत्र की संख्या बराबर होती है, मातृ और पितृक। तभी जनन कोशिका में जब विभाजन होता है तो एक गुणसूत्र मातृक और दूसरे पितृक गुणसूत्र पाया जाता है। इस प्रकार से जोड़े बनाते हैं। इसको बाईवेलेंट कहते हैं, बाईवेलेंट, डायड या बाईवेलेंट, संख्या में दो, इसको बाईवेलेंट कहते हैं। और ये अत्यधिक लंबे फैले रहते हैं, आपस में फैलते भी हैं बहुत अधिक। तीसरा है पेकिटीन। पेकिटीन उप अवस्था में जो गुणसूत्र रहते हैं वो अपने क्रोमेटिड को स्पष्ट रूप से क्लियर करते हैं और प्रत्येक गुणसूत्र में दो क्रोमेटिड स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इस प्रकार से गुणसूत्र को देखने में ऐसे प्रतीत होता है कि संख्या में 4 हैं, तो इस कंडीशन को टेट्रावेलेंट कहते हैं। ये टेट्रावेलेंट, दिखने में 4 क्योंकि क्रोमेटिड क्लियर दिख रहे हैं तो इनको टेट्रावेलेंट कहते हैं। इसी समय ये गुणसूत्र जो है और अधिक लंबाई में बढ़ते हैं, लंबाई में बढ़ते जाते हैं और आपस में उलझते हैं। तो अगला प्रक्रिया होगा नंबर 4, डिप्लोटीन। डिप्लोटीन अवस्था में ये जो गुणसूत्र होते हैं ये और लंबाई में बढ़ते हैं और अपने निकट आ जाते हैं दोनों गुणसूत्र एक दूसरे के। ये ऐसे निकट आ जाते हैं और जब इनमें विकर्षण होता है दोनों अलग होने लगते हैं तो कुछ जगह पर ये आपस में गुणसूत्र जो है क्रॉस करते हैं एक दूसरे को। जिस जगह पर क्रॉस करते हैं इसको कियाज्मा बोलते हैं। कियाज्मा, जिस बिंदु पर क्रॉस करते हैं उस बिंदु को कियाज्मा कहते हैं। विकर्षण के कारण जो कियाज्मा पर जो बाइवेलेंट सिस्टर क्रोमेटिड हैं अब ये अलग होने लगेंगे। अलग होंगे तो जिस जगह पर कियाज्मा बना है वहां से ये टूट जाते हैं। जब ये टूटते हैं तो उसी समय इनके गुणसूत्रीय खंडों के बीच में अदला बदली हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर एक गुणसूत्री खंड आपस में टूट के अदला बदली हो गया। इसी गुणसूत्र के अदला बदली होने की जो प्रक्रिया है इसे क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय की क्रिया कहते हैं। इस समय डीएनए के विशेष, चूंकि जीन जो होता है डीएनए का विशेष खंड होता है और इसी जीन का खंड में अदला बदली होता है जिसे जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर की क्रिया कहते हैं, जिसके कारण से जीवों में नए नए गुणों का प्रादुर्भाव होता है। उसके पश्चात ये जो गुणसूत्र होते हैं ये अलग अलग दोनों ध्रुव की ओर गतिगत, जैसे ये कोशिका है तो ये ऊपर की ओर जाएगा और ये नीचे की ओर जाएगा इस कोशिका में। तो इस क्रिया को बोलते हैं टर्मिलाइजेशन। अलग अलग ध्रुव को जाने की क्रिया को टर्मिलाइजेशन। इसके पश्चात डाइकाइनेसिस, इसका और उप अवस्था है डाइकाइनेसिस। तो डाइकाइनेसिस में जो समजात गुणसूत्र के जो क्रोमेटिड के खंड होते हैं वो पुनः एक बार पास पास आते हैं। ये भी दूर दूर चले गए थे, ये क्रोमेटिड खंड पुनः पास पास आए।
है ना भैया। क्या ये जो क्रोमेटिड के खंड थे निर्माण फिर से एक बार देखा दोनों आता है पास पास आ जाते हैं और इस प्रकार से पास पास आने के बाद ये जो गुणसूत्र होते हैं ये फिर दूर जाने लगते हैं। पास पास आने के बाद दूर जाने लगते हैं। इनके अंदर जो केंद्रक कला है ये विलुप्त होने लगते हैं, केंद्रिका विलुप्त होने लगते हैं। और यदि जंतु कोशिका है तो सेंट्रोसोम 2 सेंट्रियोल में बढ़, इसमें तरकुबन, ये केंद्रक कला विलुप्त होने के पश्चात ये जो सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर या तरकु तंतु का निर्माण है। इस प्रकार से प्रोफेस अवस्था जो एक महत्वपूर्ण क्रिया होती है वो है क्रॉसिंग ओवर, जिससे जीन का अदला बदली होता है। इसके पश्चात प्रोफेस के बाद मेटाफेस फर्स्ट। मेटाफेस फर्स्ट में ये जो गुणसूत्र गुणसूत्र होते की भट्टी, वे मध्य रेखा पर उपस्थित हो जाते हैं। आकार में थोड़ा छोटे होते हैं, मोटे होते हैं, थोड़ा घने हो जाते हैं और स्पिंडल फाइबर द्वारा ये जो गुणसूत्र होते हैं उनके सेंट्रोमियर को ये ऐसे पकड़ लेते हैं। इस समय इनकी अरेंजमेंट में अगर हम देखें तो सेंट्रोमियर ध्रुव की ओर और भुजाएं केंद्र की, सेंट्रोमियर केंद्र की ओर और भुजाएं ध्रुव की ओर होता है। अगर इसका चित्र थोड़ा ऐसे बदल देते हैं तो ये भुजाएं ऐसी होंगी, ये ऐसे भुजा और सेंट्रोमियर केंद्र की ओर होंगे, अब भुजा ध्रुव की ओर होंगे। और ये दोनों जो है गुणसूत्र दोनों ध्रुव की ओर गति करने लगते हैं। एनाफेस फर्स्ट। अब इस चित्र थोड़ा फिर दूसरा बनाकर देखें। तो एक गुणसूत्र स्पिंडल फाइबर इन गुणसूत्रों को दोनों ध्रुव को ले जाते हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर हमने ये देखे कि समसूत्र विभाजन में गुणसूत्र के सेंट्रोमियर से दोनों क्रोमेटिड अलग हुए थे, पर यहाँ पर दोनों क्रोमेटिड अलग नहीं होते बल्कि पूरे के पूरे गुणसूत्र जो है एक तरफ मातृ गुणसूत्र और दूसरी तरफ पितृ गुणसूत्र पहुंचते हैं। जैसे ये पहुंचते हैं फिर ये सेंट्रियोल और स्पिंडल फाइबर सिकुड़ जाते हैं। यहाँ पर मैंने बताया था कि ये ध्रुव की ओर क्यों जाते हैं। इसमें सेंट्रियोल जो होता है, स्पिंडल फाइबर जो बना है यहाँ पर, इसमें संकीर्णन होता है, खिंचाव होता है, जिसके कारण से ये ऊपर की ओर खींचते हैं। या इसमें एक भी और बताया गया था कि इनके मध्य में आकर्षण प्रतिकर्षण होता है, जिसके कारण से ये दोनों ध्रुव की ओर चले जाते हैं। इसके पश्चात टीलोफेस प्रथम। टीलोफेस प्रथम में जैसे ही कोशिका पहुंचते हैं इनकी सेंट्रियोल विलुप्त हो जाता है और केंद्रक झिल्ली बन जाते हैं। केंद्रक झिल्ली बनने के बाद केंद्रिका बन जाते हैं दोनों तरफ, दोनों ध्रुव की ओर।
इस प्रकार से पूरे साइटोप्लाज्मिक पदार्थ ये सब यहाँ पर बन जाते हैं और ये गुणसूत्र जो होते हैं फिर से सघन क्रोमेटिन जाल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इसी समय इसके तुरंत बाद इसमें साइटोप्लाज्म का विभाजन, ये तो क्रियोकाइनेसिस हुआ। इसके पश्चात साइटोकाइनेसिस, यदि पादप कोशिका है तो सेल प्लेट बनेगा और यदि जंतु कोशिका है तो इसमें संकीर्णन होगी और एक कोशिका से दो कोशिका बना लेते हैं और दोनों कोशिका में उनकी गुणसूत्र की संख्या उनकी जनक कोशिका से आधी रहती। इनके जनक कोशिका में 2 गुणसूत्र था, यहाँ पर प्रत्येक कोशिका में एक एक गुणसूत्र है। इस प्रकार से इस विभाजन को हेटेरोट्रॉफिक विभाजन कहते हैं। और इस विभाजन के बाद ये जो बना हुआ संतति कोशिका है ये फिर से विभाजित होंगे और विभाजन के बाद अभी 2 कोशिका बना है, अब ये प्रत्येक एक एक कोशिका फिर से 2-2 कोशिका बनाएंगे और अर्धसूत्री विभाजन में जनन के बाद 4 अगुणित संतति कोशिका का निर्माण करते हैं। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में प्रथम पार्ट हमने देखा मेयोसिस फर्स्ट का, जिसमें 2 संतति कोशिका बना और दोनों संतति कोशिका में इनकी जो गुणसूत्र की संख्या है उनकी मातृ कोशिका से आधी है। इस प्रकार से अब ये 2 संतति कोशिका है वो पुनः मेयोसिस सेकंड या इसको होमोटाइपिक डिवीजन कहेंगे, क्योंकि यह विभाजन अब समसूत्री के समान होगा, क्योंकि समसूत्री में गुणसूत्र की संख्या बराबर रहती है। इसमें एक गुणसूत्र है तो समसूत्री के समान होगा, जिसमें अब इनसे जो बनने वाले कोशिका उनमें एक एक गुणसूत्र बनेंगे। तो मेयोसिस फर्स्ट में देखेंगे सबसे पहले इंटरफेस, और इंटरफेस में वही 3 उप अवस्थाएं, G1 अवस्था, S अवस्था और G2 अवस्था के बाद यह कुछ कोशिकाएं जो है वो सिर्फ S अवस्था में अर्थात RNA और प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, उसके पश्चात सीधे प्रोफेस में इंटर करते हैं। जब ये कोशिका प्रोफेस में इंटर करता है अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात बना हुआ संतति कोशिका विभाजन के लिए तैयार होता है। इसमें जो गुणसूत्र होते हैं ये इस प्रकार से जाल के रूप में रहते हैं। इनके चारों तरफ एक केंद्रक झिल्ली केंद्रिका उपस्थित है और ये कोशिका के अंदर मौजूद है। अब ये जो संतति कोशिका बना हुआ है ये इंटरफेस अवस्था में आरएनए प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, डीएनए का रेप्लिकेशन करते हैं और विभाजन के लिए तैयार। तो प्रोफेस सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड, इस प्रकार से ये द्वितीय चरण के लिए जब ये आगे पहुंचते हैं तो इनके कोशिका के अंदर जो क्रोमेटिन जाल है ये प्रोफेस सेकंड, इस प्रकार से इनके क्रोमेटिड पुनः स्पष्ट दिखाई देंगे। ये क्रोमेटिड स्पष्ट दिखाई देंगे और ये इसके अंतिम अवस्था तक प्रोफेस के अंतिम में केंद्रक झिल्ली विलुप्त हो जाएंगे। ये ऐसा विलुप्त हो जाएंगे, केंद्रिका विलुप्त हो जाएगा। यदि ये जंतु कोशिका है तो इसमें सेंट्रिओल बनेंगे, सेंट्रोसोम डिवाइड होकर सेंट्रिओल बनाएंगे और सेंट्रिओल से स्पिंडल फाइबर बनना प्रारंभ हो जाएगा। इसके पश्चात ये पहुंचते हैं मेटाफेज सेकंड के लिए। ये मेटाफेज सेकंड में दोनों
दोनों कोशिकाएं, तो मेटाफेज सेकंड के समय ये जो गुणसूत्र होते हैं ये मध्य रेखा पर होंगे, थोड़ा आकार में मोटे होंगे और घने होंगे। ये आकार में मोटे और घने और मध्य रेखा पर स्पिंडल फाइबर से इनके जो सेंट्रोमियर है वो जुड़ जाते हैं, ये ऐसे जुड़ने लगते हैं। इसके पश्चात मेटाफेज के बाद एनाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड में अब यहां पर ये जो क्रोमेटिड है ये अलग होंगे। दोनों क्रोमेटिड को इनके जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो अपने अपने ध्रुव की ओर खींचते हैं। इस प्रकार से ये एक एक क्रोमेटिड के रूप में दोनों ध्रुव की ओर आने लगते हैं। इस प्रकार से ये दोनों ध्रुव की ओर स्पिंडल फाइबर इनको खींचते हैं। इनका एक और चित्र बनेगा लेट मेटाफेज में, इन्हीं का एक और चित्र बनेगा कि ये दोनों ये एक ध्रुव में चला गया और ये दूसरे ध्रुव में चला गया। इसका भी एक और चित्र बनेगा यहां पर। जब ये दोनों ध्रुव की ओर पहुंच जाते हैं तो इसके अंदर जो स्पिंडल फाइबर और सेंट्रिओल जो है वो विलुप्त होने लगते हैं। ये धीरे धीरे विलुप्त होने लगेंगे। ये स्पिंडल फाइबर सेंट्रिओल विलुप्त होने लगेंगे और अगला स्टेप पहुंचता है ये टीलोफेज सेकंड में। जब ये टीलोफेज सेकंड में पहुंच जाता है तो एक केंद्रक एक एक गुणसूत्र दोनों ओर स्थित होते हैं। अभी एक एक क्रोमेटिड है इसमें। अब ये क्रोमेटिड क्या करते हैं, इस कोशिका के अंदर सभी गुणसूत्रीय पदार्थ मौजूद हैं जो गुणसूत्र को बनाते हैं। सभी न्यूक्लियोटाइड मौजूद हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। इन सभी पदार्थों को ये संश्लेषित करते हैं और अपने समान नए क्रोमेटिड खंडों का संश्लेषण करके एक पूर्ण गुणसूत्र बना लेते हैं। इसमें सेंट्री केंद्रिका उपस्थित हो जाते हैं, चारों ओर केंद्रक झिल्ली बन जाते हैं। अब इसके अंदर जो सेंट्रिओल था वो विलुप्त हो जाते हैं, साथ में स्पिंडल फाइबर सब विलुप्त हो गए। और इस प्रकार से एक कोशिका से 4 संतति कोशिका बने और चारों संतति कोशिका में गुणसूत्र की संख्या उनकी जनक कोशिका में उपस्थित गुणसूत्र की संख्या से आधी होती है। अब इसमें हम एक चीज देखें, यहाँ पर 2 गुणसूत्र जो है, एक ऊपर के जो गुणसूत्र है जो सामान्यतः बना है ये पितृका है और नीचे वाला मातृका, और बीच के जो गुणसूत्र हैं ये
न्यू रिकॉम्बिनेंट नया गुणसूत्र है जिसमें पितृ और मातृ दोनों के गुणसूत्र का समावेश है। जब ये गुणसूत्र किसी जीव में इंटर करती है, इन गुणसूत्रों से नया जीव बनते हैं, तो उस नए जीव में कुछ विभिन्नता वाले जीव उत्पन्न होते हैं या न्यू रिकॉम्बिनेंट जीव उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से नए गुण वाले जीव, नए गुण वाले पौधे प्रकृति में उत्पन्न होते हैं। अब ये तो क्रियोकाइनेसिस हुआ। इसके बाद क्रियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया। साइटोकाइनेसिस की वही प्रक्रिया है। यदि ये पादप कोशिका है तो इनके बीच एक सेल प्लेट बनेगा। सेल प्लेट बनाने का कार्य डिक्टियोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो झिल्लीमय रचना है, जिनके माध्यम से सेल प्लेट बनता है और ये दो भागों में बढ़ जाता है। यदि ये जंतु कोशिका में इस प्रकार की विभाजन हो रहा है तो इनके बीच एक संकीर्ण बनता है और संकीर्ण गहरा होते होते जब दोनों संकीर्ण आपस में मिलते हैं, यदि इसको हम जंतु कोशिका पर लें एक को, इनके जो प्लाज्मा झिल्ली है इसमें एक संकीर्ण उत्पन्न हुआ। अब ये संकीर्ण और अधिक गहरा हुआ दोनों तरफ से। अब इस प्रकार से वो जिस जगह पर मिलते हैं वहां से ये दो भागों में बढ़ जाते हैं। इस प्रकार से एक मातृ कोशिका से चार अर्धसूत्री में चार गुणित संतति कोशिका बनते हैं, जिसमें गुणसूत्र की संख्या उनकी मातृ कोशिका से आधी होती है। इसके पश्चात अर्धसूत्री विभाजन का महत्व। अर्धसूत्री विभाजन के महत्व देखते हैं कि इस विभाजन में पीढ़ी दर पीढ़ी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या समान बनी रहती है। यदि ये अगुणित नहीं होता गेमीट और द्विगुणित होता तो बनने वाले जीव जो है वो टेट्राप्लाइडी हो जाता। डिप्लॉयड धन डिप्लॉयड बराबर टेट्राप्लाइड। तो यहाँ पर अगुणित होता है तो अगुणित और अगुणित अर्थात n + n बराबर 2n डिप्लॉयड। इस प्रकार से गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी एक समान बनी रहती, क्योंकि मनुष्य के शरीर में प्रत्येक कोशिका में 46 जोड़े गुणसूत्र हैं, तो उनके संतान में भी 46 गुणसूत्र ही 46 गुणसूत्र या 23 जोड़े ही होंगे। इस विभाजन के कारण माता पिता से काफी हद तक मिलता जुलता, कुछ ही विभिन्नता रहते हैं, बाकी काफी हद तक मिलता जुलता जीव उत्पन्न होते हैं। इसके कारण विभिन्नताएं उत्पन्न होती है तो जैव विकास में सहायक होते हैं। नए गुणों वाले जीव उत्पन्न होते हैं प्रकृति में। इसके द्वारा द्विगुणित कोशिका से 4 अगुणित कोशिका बनते हैं। अब इसी विभाजन के द्वारा जंतुओं में और पादपों में युग्मकों का निर्माण होता है। जंतुओं में स्पर्म और ओवम का निर्माण और पौधों में मेल गेमिट और फीमेल गेमिट का निर्माण होता है। इसके पश्चात समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में कुछ तुलना है। इसमें समानता देखें तो ये है कि दोनों विभाजन में जो मूलतः जो क्रियाएं हैं, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, इंटरफेस, ये जो प्रक्रिया है लगभग समान प्रकार के होते हैं। कुछ समानता है इसमें, है ना, परंतु अगर हम समसूत्री और अर्धसूत्री की बात करते हैं तो समसूत्री में जो समान प्रकार गुणसूत्र बनते हैं और अर्धसूत्री में उनकी गुणसूत्र जो है आधी हो जाती है। दोनों में अंतर देखिए है तो समसूत्री कोशिका विभाजन अंतर में देख रहे हैं। समसूत्री कोशिका विभाजन कायिक कोशिका में होता है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जनन कोशिकाओं में होती है। समसूत्री कोशिका विभाजन में बनने वाले जो संतति कोशिका हैं उनमें गुणसूत्र की संख्या मातृ कोशिका के बराबर होती है, जबकि अर्धसूत्री में संतति कोशिका में जो गुणसूत्र है उसकी संख्या मातृ कोशिका से आधी होती है। समसूत्री कोशिका विभाजन में 2 संतति कोशिका बनते हैं, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में 4 संतति कोशिका बनते हैं। समसूत्री विभाजन में कम समय लगता है, अर्धसूत्री विभाजन में अधिक समय लगता है। समसूत्री विभाजन में क्रॉसिंग ओवर की क्रिया नहीं होती, अर्धसूत्री विभाजन में क्रॉसिंग ओवर क्रिया होती है। ये कुछ महत्वपूर्ण अंतर है। इसके पश्चात असूत्री कोशिका विभाजन, असूत्री विभाजन, समसूत्री के बाद अर्धसूत्री के बाद अब असूत्री। असूत्री
विभाजन। यह विभाजन कम विकसित एक कोशिकीय जीवों, मुख्यतः कुछ पौधे हैं, अमीबा, शैवाल इत्यादि में पाए जाते हैं या कुछ प्रोटोजोन्स में पाए जाते हैं। इस विभाजन से पहले केंद्रक का विभाजन होता है। जैसे एक कोशिका है, इसमें एक केंद्रक है, ये विभाजन तैयार होगा तो इसके अंदर जो केंद्रक हैं वो ऐसे विभाजित होंगे, लंबा होकर विभाजित होंगे। इसके पश्चात ये जो कोशिका है लंबा होकर विभाजन होंगे और उसके कुछ समय पश्चात इसी कोशिका में ऐसे एक संकीर्णन पैदा होती है। ऐसे अब विभाजन के द्वारा दो केंद्रक बंटने वाले हैं, केंद्रक ही बंट रहा है। देखिए ये दो केंद्रक बनेगा, अब इस प्रकार से ये संकीर्णन और ऐसे बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे कुछ समय पश्चात ये संकीर्णन के द्वारा एक कोशिका और ये दूसरा कोशिका, और इस प्रकार केंद्रक जो है विभाजित हो गए। इसमें गुणसूत्रों की संख्या निश्चित नहीं, बराबर वितरण हो ऐसा निश्चित नहीं है। कुछ इसमें गुणसूत्र, केंद्रक में गुणसूत्र संख्या कम या ज्यादा हो सकते हैं। इसमें जीवद्रव्यीय पदार्थों की संख्या कम या ज्यादा हो सकते हैं। कुछ जीवों में कलिकाएं उत्पन्न होती है। कल हमने देखा था कवक में कलिका उत्पन्न हुआ। एक कवक है इष्ट, इसमें एक छोटे से कलिका उत्पन्न हुआ और ये कलिका जो है अलग होकर यहाँ से अलग होके पुनः एक अपना मातृ कोशिका की तरह संरचना बनाया। इस प्रकार से कलिका के द्वारा फ्री सेल फॉर्मेशन या बडिंग के द्वारा भी अपना प्रजनन करते हैं। यह है असूत्री विभाजन। फिर एक चीज यहाँ पर ये देखेंगे कि कोशिका विभाजित क्यों होती है। अभी तक हमने कोशिका विभाजन को देखा, पर कोशिका विभाजित क्यों होती है इसका अभी तक सही उत्तर प्राप्त नहीं हुआ कि क्यों विभाजित होती है। फिर भी 1908 में एक वाद दिया गया है, कर्ण प्लाज्मवाद के अनुसार केंद्रक कोशिका द्रव्य का जो अनुपात है, केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य और कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य, इनके अनुपात में यह अनुपात बिगड़ जाता है, तब कोशिका विभाजन होता है, ऐसे हर्टविग ने माना। और एक फार्मूला दिया इन्होंने कि कोशिका विभाजन समय उनके जो कोशिकीय पदार्थ है, जैसे NP बराबर VC बटे VC माइनस VN बराबर K। तो यहाँ पर VC जो है ये कोशिका द्रव्य का अनुपात और VN नाभिक द्रव्य नाभिक का अनुपात, इन दोनों के अनुपात में यदि कोई बिगड़ जाता है तब कोशिका विभाजन होगा। लेकिन कोशिका विभाजन NP जो होता है, NP का मतलब होता है कोशिका द्रव्य का अनुपात, ये सदैव बराबर होना चाहिए, स्थिरांक होना चाहिए। और यहाँ पर एक स्थिरांक है। तो यहाँ पर ये देखा गया कि कोशिका विभाजन जो है वो नियंत्रित होता है, प्रत्येक जीवों में उसको नियंत्रण करते हैं, कोई ना कोई कारक होते हैं जीव शरीर में जो नियंत्रित करते हैं। जब कोशिका के अंदर DNA का संश्लेषण होता है तो नियंत्रित ढंग से होता है, और कोशिका विभाजन का नियंत्रण यदि समाप्त हो जाए, उसका नियंत्रण कोई समाप्त हो जाए, तब कोशिका जो है वो क्रमशः विभाजित अनियमित विभाजित होते रहते हैं, अनियमित गुच्छा बनाते हैं कोशिकाओं का। इन गुच्छों को हम कैंसर, गिल्टी या कैंसरस वृद्धि या नियोब्लास्टिक वृद्धि कहते हैं, है ना। अतः कैंसर एक प्रकार की असंगठित ऊतक वृद्धि की बीमारी है जो कोशिकाओं के अनियंत्रित विभाजन के फलस्वरूप होता है, और यह कई कारणों से हो सकता है। विकिरणों के माध्यम से, वायरस के कारण से, अनियमित हार्मोन स्राव, उपापचयी क्रियाएं अनियमित होती है जिसके कारण से इस प्रकार की क्रियाएं होती है। कुछ पदार्थ होते हैं तंबाकू, कैफीन या कुछ रासायनिक पदार्थ जिसके कारण से सामान्यतः कोशिका को अनियंत्रित विभाजन के लिए प्रेरित करते हैं और इससे कैंसर पैदा होती है। इस प्रकार से कोशिका का विभाजन क्यों होता है अभी तक निश्चित नहीं है या उनको ज्ञात नहीं हो चुका है। तो
तो कोशिका जनन के अंतर्गत हमने समसूत्री कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, इनके महत्व, असूत्री कोशिका विभाजन, फिर कोशिका क्यों विभाजित होते हैं, इन सारे टॉपिक का अध्ययन किए। और इसमें मुख्यतः असूत्री विभाजन में क्रॉसिंग ओवर एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। जीवों के वृद्धि और विकास के लिए इसमें नए गुणों का प्रादुर्भाव होता है। इस प्रकार से यह कोशिकीय जनन वाले टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू।